नमस्कार। मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के यशस्वी लेखक निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे पर अध्ययन करने जा रहे हैं। परिंदे पाठ के मुख्य स्मरणीय बिंदु कुछ इस प्रकार हैं, जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग लेखक परिचय पर। देखिए, निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 शिमला में हुआ और उस समय शिमला पंजाब राज्य के अंतर्गत आता था। ये हिंदी के आधुनिक साहित्यकारों में से एक थे। निर्मल वर्मा की कहानियों में आधुनिकता का दर्शन होता है। रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत, वे दिन निर्मल वर्मा के चर्चित उपन्यास हैं। इनका अंतिम उपन्यास अंतिम अरण्य 1990 में प्रकाशित हुआ था। इनकी 100 से अधिक कहानियां कई कहानी संग्रहों में प्रकाशित हुई हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनके अनन्य योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 2005 को हुई। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है इस कहानी की पृष्ठभूमि। निर्मल वर्मा ने परिंदे, जो सन 1956 में लिखी गई थी, इस कहानी में निराश नारी की मनःस्थिति का चित्रण किया है। छोटे से पहाड़ी नगर में लतिका एक लड़कियों के स्कूल में हॉस्टल की संरक्षिका थी, अर्थात वार्डन थी। 5 वर्ष पूर्व कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर गिरीश नेगी से उसका परिचय तथा प्रणय संबंध स्थापित हुआ था, किंतु उसकी असामयिक मृत्यु से वह संबंध छिन्न हो गया था। अब लतिका के जीवन में एक सूनापन है। उसके चारों ओर बहुत भीड़ रहती है, पर वह उस भीड़ में अकेली है। तरह तरह की यादों में, ख्यालों में वह खोई हुई सी रहती है। उसके पिछले जीवन की घटनाओं से अनजान उसी के स्कूल का एक संगीत शिक्षक ह्यूबर्ट उसे प्रेम पत्र लिख डालता है। वह उस प्रेम पत्र को पाकर भी शांत ही बनी रहती है, पर उसमें, अर्थात लतिका में, इतनी हिम्मत नहीं कि वह ह्यूबर्ट को सच्चाई बता सके। बस इतनी ही छोटी सी कथानक या इस कहानी की पृष्ठभूमि है। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु की तरफ। पात्र परिचय। देखिए, कहानी के मुख्य पात्र लतिका इस कहानी की नायिका या केंद्र बिंदु है। सुधा हॉस्टल की सबसे अधिक लोकप्रिय लड़की है। जूली हॉस्टल की लड़की जिसका प्रेम पत्र लतिका के हाथ लग गया है। करीमुद्दीन हॉस्टल में नौकर है और पहले मिलिट्री में अर्दली रह चुका था। डॉक्टर मुखर्जी एक शिक्षक हैं जो हाइजीन फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट एक संगीत शिक्षक है और मुख्य रूप से ये पियानिस्ट है, अर्थात ये पियानो बहुत सुंदर बजाते हैं। प्रिंसिपल मिसवुड ये विद्यालय की प्राचार्या हैं। गिरीश नेगी कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था, जिससे लतिका का प्रेम प्रणय हुआ था। अब आ जाते हैं हम लोग कथासार पर। देखिए, मैं इस कहानी का कथासार संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, पूरे मनोयोग से इस कथासार को सुनिए, ताकि ये कहानी आपके मस्तिष्क में अच्छी तरह अंकित हो जाए। स्कूल की छुट्टियों से पूर्व रात्रि को छात्रावास की लड़कियां सुधा के कमरे में अंतिम बार एकत्र हुईं और हेमंती के गाने का प्रोग्राम बना। अर्थात अगले दिन स्कूल की छुट्टियां होने वाली है और हॉस्टल की सभी लड़कियां सुधा के कमरे में एकत्रित हो गई और हेमंती, जो उसी हॉस्टल की एक छात्रा है, वो गाना गाने के लिए रेडी हो गई है। उसका गाना गाने का प्रोग्राम बना है। लड़कियों के लिए रात्रि रजिस्टर पर दस्तखत करने के बाद अपना कमरा छोड़ना निषिद्ध था, परंतु इस नियम का पालन कम, उल्लंघन ज्यादा होता था। लतिका हॉस्टल का निरीक्षण करती हुई लड़कियों की आवाज से आकृष्ट होकर उधर ही पहुंच गई, किंतु लड़कियों को डांटने डपटने के बदले जूली को वापस कमरे में जाने से पूर्व उसे मिलने को कहकर कमरे से बाहर आ गई। अर्थात लतिका को भी लगा कि अगले दिन तो स्कूल की छुट्टी हो जाएगी,
ये छात्राएं गाने बजाने का प्रोग्राम कर रही है, लेट देम डू दैट। और वो केवल जूली को कहती है कि तुम जब अपने कमरे में वापस जाओगी तो मुझसे मिलते हुए जाना, और वो कमरे से बाहर आ गई। सीढ़ियों में ही लतिका की भेंट ह्यूबर्ट और डॉक्टर मुखर्जी से हुई। ह्यूबर्ट स्कूल में संगीत शिक्षक थे और डॉक्टर मुखर्जी छात्रों को हाइजीन फिजियोलॉजी पढ़ाते थे। इसी नाते उन्हें हॉस्टल में कमरे मिले हुए थे। डॉक्टर के कमरे में भी आज रात ह्यूबर्ट के कॉन्सर्ट का कार्यक्रम था। डॉक्टर अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में बहुधा मौन ही रहा करते थे। सुना गया था कि बर्मा से आते समय उसकी पत्नी की मृत्यु रास्ते में ही हो गई थी, जिसे वह अभी भी बहुत प्यार करते थे। ह्यूबर्ट लतिका के पूर्व प्रेम संबंध के प्रति अनभिज्ञ था और स्वयं उसकी ओर आकृष्ट था। यहाँ तक कि उसने उसे एक प्रेम पत्र भी लिखा था। उसके प्रेम को स्वीकार करने में असमर्थ होने पर भी लतिका को वह पत्र पाकर अच्छा लगा था कि अभी भी वह किसी को आकृष्ट कर सकती है। उस रात कॉन्सर्ट में लतिका अधिक देर तक बैठ न सकी। पूर्व स्मृतियों ने उसे इतना आच्छादित कर दिया कि वह उठकर अपने कमरे में चली आई। गिरीश से वह सर्वप्रथम डॉक्टर मुखर्जी के साथ मिली थी। उसके चले जाने के बाद डॉक्टर ने ह्यूबर्ट को लतिका और गिरीश के प्रेम संबंध का परिचय दिया, जिससे ह्यूबर्ट हतप्रभ रह गया। उसे ठेस लगी। लतिका उसे इस काबिल भी नहीं समझती कि अपने संबंधों का स्पष्टीकरण उसके सामने करने की परवाह करे। अगले दिन स्कूल की चर्च में स्पेशल सर्विस थी। ये स्पेशल सर्विस कहने का मतलब हुआ, जब भी छुट्टियां शुरू होती थी तो उससे पहले गिरजाघर के चैपल में अर्थात प्रेयर कक्ष में, जहां प्रार्थना हॉल है, वहां पर फादर सरमन गाते थे, अर्थात कुछ अच्छी अच्छी बातें बताते थे। उसी को कहते हैं स्पेशल सर्विस। स्पेशल सर्विस थी। प्रत्येक वर्ष छुट्टियों से पूर्व यही प्रातः कार्यक्रम होता था। ह्यूबर्ट वहां पियानो बजाता था और लतिका उसके स्वरों में डूबी अपनी पूर्व स्मृतियों में खो गई। डॉक्टर अक्सर मजाक किया करता था कि फादर के कार्यक्रम के समय स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड झपकियां लेती रहती है। सर्विस समाप्त हुई। लतिका और ह्यूबर्ट बाहर निकले। ह्यूबर्ट ने लतिका से अपने प्रेम पत्र के लिए क्षमा मांगी। लतिका से कुछ जवाब नहीं बन पड़ा। तो ये था इस बड़े कहानी का संक्षिप्त कथासार। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु की तरफ। ये है वातावरण। देखिए, वातावरण चित्रण की दृष्टि से ये कहानी सचमुच उत्कृष्ट कोटि की है, क्योंकि जिस तरीके के वातावरण का चित्र यहाँ खींचा गया है, उसे पढ़ने के दौरान ऐसा लगता है कि आप इस कहानी के पात्रों के इर्द गिर्द ही है। प्रस्तुत कहानी में जिस विशिष्ट वातावरण को उकेरा गया है, वह अनेक दृष्टियों से हमारी संवेदना को आंदोलित करता है। सांकेतिकता से भरपूर इस शैली में इतिवृत्तात्मकता का अत्यंत अभाव है। इतिवृत्तात्मकता अर्थात लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन का अत्यंत अभाव है। परिंदे में लेखक ने जहां विशेष दृश्यों को उभारा है, दोबारा वहां नाटकीयता का समावेश हो जाता है। प्रथम दृश्य लड़कियों के हॉस्टल में कॉरिडोर का है, तत्पश्चात डॉक्टर के कमरे का, उसके बाद दृश्य चैपल का है। चैपल अर्थात प्रार्थना घर, जहां प्रेयर हॉल में पियानो की स्वर लहरियां और फादर का सरमन गूंज रहा है। इसी प्रकार मीडोज का दृश्य है। मीडोज अर्थात घास की मैदान, जो दो पहाड़ियों के बीच छोटे से घोंसले के समान लग रहा है, जहां डॉक्टर और मिस वुड का वार्तालाप चल रहा है। फिर वहीं खुली प्रकृति का दृश्य, जहां लतिका और ह्यूबर्ट की, लतिका और जूली की, लतिका और डॉक्टर की बातचीत पर रोशनी डाली जाती है। लगता है ऐसे समय में स्टेज पर बाकी दृश्य अंधेरे में रह जाते हैं, सिर्फ किन्हीं विशेष दृश्यों को प्रकाशित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि निर्मल वर्मा ने अपनी रचना परिंदे में जिस तरीके का प्रकृति चित्रण या वातावरण चित्रण किया है, सचमुच वो उत्कृष्ट कोटि का है। अब हम लोग आ जाते हैं अभिव्यंजना, एक्सप्रेशन। देखिए, निर्मल वर्मा की अभिव्यंजना शैली बहुत सुंदर है।
उनके वर्णन अत्यंत सुंदर हैं और सजीव हैं। ये वर्णन दृश्य जगत के हों चाहे मानसिक जगत के, सर्वत्र अत्यंत प्रभावपूर्ण है। लाक्षणिकता, चित्रोपमता कुछ स्थलों पर विशेष रूप में स्पष्ट है। लतिका ह्यूबर्ट को अपनी मनःस्थिति का परिचय नहीं दे पाती, क्योंकि वह उस निरीह याचनापूर्ण दृष्टि को देखती है तो उसे लगता है कि इस जाल से बाहर निकलने के लिए वह धागे के जिस सिरे को पकड़ती है वह खुद एक गांठ बनकर रह जाता है। लतिका गिरीश के चेहरे को स्मृति में लाना चाहती है, जो समय के साथ धुंधला गया है, जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर रही हो। ह्यूबर्ट चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चुंधिया गई। लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उबलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। तो इस तरीके की जो एक्सप्रेशन है, जो भावों को बयां करने का अंदाज है, सचमुच अद्वितीय है। अब हम लोग आ जाते हैं दुरूहता, पात्रों की दुरूहता पर। देखिए, सारांशतः परिंदे कहानी हिंदी की अन्य कहानियों से कुछ हटकर है, जिसमें विशेष संवेदनापूर्ण स्थिति का चित्रण अत्यंत सशक्त प्रभावोत्पादक शैली में किया गया है। इसका कोई तत्व अलग अलग निगाह में नहीं आता है, मानो सब कुछ इससे उत्पन्न परिवेश में घुल सा गया है। इसकी संवेदनशीलता पाठक को सोचने पर मजबूर कर देती है और निराशा ही हाथ लगती है। ह्यूबर्ट यह जानते हुए भी कि उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा है, वह अपने आप को झुठलाता रहता है और शराब की मस्ती में अपनी निराशा का हल खोजता है। डॉक्टर मुखर्जी अपनी पत्नी और अपने देश को अत्यंत प्रेम करता है, किंतु दोनों ही उससे छूट गए हैं। पत्नी की मृत्यु हो गई है, फिर भी वह मिस वुड के प्रेम के आमंत्रण को स्वीकार नहीं करता। बर्मा उसका देश है जिसे मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ा है और भारत में वह अजनबी है। वह देश जाने के सपने पालता है, किंतु वह जानता है कि वह भी असंभव है, क्योंकि अपने देश में ही इतने वर्षों के बाद वह उतना ही अजनबी हो गया है जितना भारत में है। लतिका अभी तक गिरीश नेगी की यादों के सहारे जीती है। उसे पता ही नहीं कि आगे के जीवन में उसे क्या करना है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ जितने भी पात्र हैं, लगभग उनमें दुरूहता है, वो दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। अब हम लोग आते हैं शिल्प पक्ष पर। देखिए, परिंदे कहानी के शिल्प पर हिंदी में पर्याप्त चर्चा हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कहानी लगभग 1954 के आसपास लिखी गई है और उस समय प्रेम विवाह एक बहुत बड़ा फैसला हुआ करता था, और प्रेम विवाह वो भी माता पिता के अनुमति के बगैर सचमुच अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन माना जाता था। और ऐसी समस्याओं से भरी कहानी को लिखने के कारण ही निर्मल वर्मा अत्यंत चर्चित रहे। परिंदे कहानी के शिल्प पर हिंदी में पर्याप्त चर्चा हुई है। हिंदी की अन्य कहानियों से यह पृथक है। इस कहानी में कथानक अत्यंत अल्प है, अर्थात इस कहानी की जो प्लॉट है, स्टोरी है, वो बहुत ही छोटी है। अतीत की स्मृति में जाती हुई लतिका का चित्रण किया गया है, जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छुट्टी में कहीं अन्यत्र नहीं जा रही है। अतीत में डूबी रहने के कारण वह वर्तमान के ह्यूबर्ट के प्रेम को अस्वीकार कर देती है और इस प्रकार भविष्य की आशाओं को भी समाप्त कर देती है। डॉक्टर इस छोटे से शहर में अपनी साधारण रोजी से संतुष्ट है, कहीं बड़े शहर में जाकर अपनी जड़ें जमाना चाहता ही नहीं है। ह्यूबर्ट का एक फेफड़ा पूरी तरह खराब हो चुका है और वह मौत के कगार पर खड़ा है। यह कोई घटना है तो यह कि लतिका जूली को उसका पत्र दे देती है और ह्यूबर्ट को भयंकर दौरा पड़ता है। शेष सब कुछ यहाँ स्थिर है। ऐसे लगता है जैसे यहाँ कोई देश काल नहीं है, एक वायवी संसार है। वायवी मतलब एक हवा वाला, एक पवन वाला संसार है, जो यथार्थ संसार से पृथक अपनी ही अलग सत्ता रखता है। लतिका, डॉक्टर, ह्यूबर्ट आदि वास्तविक जीवन के किस धरातल पर हैं, इसका अनुमान मात्र किया जा सकता है।
परिंदों के प्रतीक द्वारा जिस स्थिर दशा की ओर संकेत किया गया है, वह पात्रों के माध्यम से आसपास के परिवेश में घुल मिल सी गई है। पात्रों के आंतरिक जगत और बाह्य जगत में अक्सर कोई भेद नहीं रहता, दोनों एकाकार हो जाते हैं। लतिका वातावरण में फैली धुंध को देखती है, और यह धुंध बाहरी नहीं, लतिका के मन में किसी भीतरी कोने की धुंध है। उसे समझ में ही नहीं आता कि उसके जीवन में आगे क्या होगा या उसे अपने जीवन में आगे क्या करना है। अब हम लोग आ जाते हैं वैचारिक प्रश्न पर। तो देखिए, वैचारिक प्रश्न तथा कहानी का उतार चढ़ाव इस कहानी को और भी जीवंत बना देता है। प्रस्तुत कहानी में निर्मल वर्मा ने अनेक प्रश्न उठाए हैं और अनेक संकेत दिए हैं। लतिका नेगी के बिना जीवित नहीं रहना चाहती है, और उसका प्रश्न है कि वह कौन सी शक्ति है जो हमें हमारी इच्छा के बावजूद खींचती चली जाती है। यह वास्तव में मनुष्य की प्रवृत्ति प्रदत्त जिजीविषा शक्ति है, जो उसे हर हालत में जिए जाने पर मजबूर करती है। दूसरा प्रश्न है, जीवन प्रतीक्षा मात्र है, क्या वे सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वह अर्थात लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर का सूत्र भी ऐसा ही है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिलता? ह्यूबर्ट जीवन के बाद आने वाली मौत की बात उठाता है। पियानो की प्रत्येक स्वर लहरी अपने पीछे आने वाली स्वर लहरी में खो जाती है। एक छोटी सी मौत जो आने वाली स्वर लहरी अपने पीछे आने वाली स्वर लहरी में खो जाती है। एक छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों को अपनी बची खुची गूंजों की ताने समर्पित कर जाती है, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं जाती। दूसरी ओर लड़कियां अनेक झुंडों में बिखर कर भांति भांति के खेलों में लगी हुई थी। लंच के बहाने लतिका ने जूली को बुलाया। उसने हॉस्टल में उड़ती हुई खबर सुनी थी कि जूली किसी मिलिट्री अफसर के साथ घूमते हुए दिखाई दी है, किंतु उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस बार उसे कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के मुहर लगे लिफाफे में जूली के नाम पर एक पत्र प्राप्त हुआ। उसने जूली से उसके विषय में पूछताछ की। जूली सिटपिटा गई, बोली उसके भाई की चिट्ठी है, वह झांसी में रहता है। लतिका ने उसे मुहर दिखाकर सच बात कहने को कहा। जूली चुप रह गई। लतिका ने लिफाफा अपने पास रख लिया। पिकनिक से लौटते समय डॉक्टर की बातचीत से लतिका को पता चला कि ह्यूबर्ट का स्वास्थ्य कुछ देर से बहुत खराब हो गया है। एक फेफड़ा काम करना बंद कर चुका है। लतिका ने आकाश में परिंदों के झुंड को देखा जो हर वर्ष मैदानों की ओर उड़ते हैं। रास्ते में बर्फ पड़ने की प्रतीक्षा में इस स्थान पर थोड़े समय के लिए रुककर फिर किसी अनजान दिशा की ओर उड़ जाते हैं। उसे लगा वह, ह्यूबर्ट, सब इन परिंदों के भांति किसी प्रतीक्षा में है। उसी रात ह्यूबर्ट को भीषण दौरा पड़ा। बार में शराब अधिक मात्रा में पीने के कारण उसकी यह दशा हुई थी। लतिका उसके कमरे से लौटी तो रास्ते में जूली के कमरे में प्रकाश देखकर भीतर चली गई। जूली सो रही थी, लैंप बुझाना शायद भूल गई थी। लतिका ने उसकी चिट्ठी उसके तकिए के नीचे रख दी और स्वयं वापिस आ गई। तो हम लोग देख रहे हैं, चाहे लतिका हो, चाहे डॉक्टर मुखर्जी, चाहे ह्यूबर्ट, चाहे जूली, चाहे मिस वुड प्रिंसिपल, सब जो है वो किसी इंतजार में है और सबके जीवन में कुछ न कुछ कमी बनी हुई है और सब एक परिंदे की भांति कहाँ जाना चाहते हैं, उन्हें खुद नहीं पता। अब हम लोग आ जाते हैं संवेदना पर। देखिए, परिंदे की सार्थकता और मूल संवेदना। परिंदे वास्तव में एक प्रतीकात्मक कहानी है, जिसमें परिंदों के माध्यम से मनुष्य जीवन की एक विशेष स्थिति की ओर संकेत किया गया है। परिंदे बर्फ पड़ने की प्रतीक्षा स्टेशन पर बसेरा करते हैं। बर्फ पड़ने पर अपने गंतव्य की ओर उड़ जाते हैं। कहानी के पात्र भी परिंदों की भांति प्रतीक्षा में है, और प्रतीक्षा की यही स्थिति इस कहानी के केंद्र में है। परिंदे दूसरे अनजानी दिशाओं की ओर जाते हैं। लतिका आदि पात्र भी भविष्य के प्रति निराश हैं,
यानी जीवन के बाद मृत्यु की अनजानी दिशाओं की ओर की प्रतीक्षा में है। इसका मूल स्वर यही निराशा की भावनाएं हैं जो इसके परिवेश में से व्यक्त हो रही हैं। कथानक से इसका मूल स्वर ढूंढने की चेष्टा व्यर्थ है, क्योंकि कथानक नाम मात्र का ही है। पात्रों की मन स्थिति से यह स्वर स्पष्ट होता है। अर्थात अगर हम लोगों से पूछा जाए कि परिंदे कहानी में परिंदे कौन है, तो परिंदे कहानी में परिंदे जिसका प्रतीक है, या कहानी के जितने भी पात्र हैं सभी परिंदे की भांति ही है, परिंदे के प्रतीक ही हैं, क्योंकि सब एक अनजानी यात्रा पर निकले हुए हैं। उन्हें कहाँ पहुंचना है उन्हें पता नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ के उद्देश्य पर। देखिए, यहाँ लेखक ने प्रेम विवाह का अंकन और उसके प्रभावकारी तथा विनाशकारी परिणाम का यथार्थवादी चित्रण दिखलाया है। वैज्ञानिक जीवन की गहनतम गुत्थियों में हम कितनी ही बार निरुपाय और विवश हो जाते हैं। बहुत बार हम वह नहीं हो पाते जो चाहते हैं। परिस्थितियां हम पर हावी हो जाती हैं और उनके समक्ष हम अपने बौनेपन को स्वीकार कर लेते हैं। डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसे ही आती है? कहानी में पूछा गया ये प्रश्न सभी प्रश्नकर्ता की मनस्थिति का परिचय देते हैं। सभी पात्र अपनी अपनी जिद में लगे हुए हैं। लतिका नेगी की याद से चिपकी हुई है, डॉक्टर अपनी स्वर्गीय पत्नी के प्रति समर्पित है, ह्यूबर्ट लतिका को चाहता है और अपनी जिद के कारण जीवन के अन्य पक्षों के प्रति उदासीन हो गए हैं। मरकर भी व्यक्ति जीवित व्यक्तियों के मन को स्मृति द्वारा दबोचे हुए है, सभी स्मृति रूप में जी रहे हैं। यही है इस पाठ का उद्देश्य। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस कहानी के सभी मुख्य स्मरणीय बिंदुओं पर विचार कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।